ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखो, जैसे ये एक एलिप्स है, ठीक है, प्लैनेट इस एलिप्स में घूम रहा है, ठीक है, इस एलिप्स के एक फोकस पे सन, ठीक है, सेंटर पे नहीं है सन, सन इज एट द फोकस, सेंटर पे कुछ नहीं है, दूसरे फोकस पे भी कुछ नहीं है, एक फोकस पे सन, ठीक है। अब सपोज ये डिस्टेंस ए है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए ई है, और ये वाला डिस्टेंस है ये भी है। तो ये प्लैनेट जब ऐसे जाएगा, देखो, तो यहां पर पहुंचेगा, ये है पोजीशन 1, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा, ये है पोजीशन 2, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो जो पोजीशन 1 है ना, वो प्लैनेट और सन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, प्लैनेट और सन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो पोजीशन है ना, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, पेरीहीलियन, ठीक है। और जो पोजीशन 2 है, ये प्लैनेट और सन के बीच का सबसे बड़ा डिस्टेंस है, इसको कहते हैं एपहीलियन। क्या नाम है, एपहीलियन। तो पेरीहीलियन मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और एपहीलियन मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस। आया समझ में, बोलो, ठीक है। अब हाँ, ओके ओके। अब एक चीज देखना, ये है सन, सन को अपन, ठीक है, प्लैनेट और सन के बीच का ये वाला है मिनिमम डिस्टेंस, इसको मैं लिख देता हूं आर पी, डिस्टेंस ऑफ द पेरीहीलियन। और प्लैनेट और सन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एपहीलियन, है ना। तो अब थोड़ा सा आप अगर इसमें देखें ना, ज्योमेट्री, मतलब कैलकुलेशन से, आरपी और ए दोनों को जोड़ के ए आ रहा है, दिख रहा है क्या, आरपी और ए इक्वल टू ए। तो आरपी आ रहा है ए माइनस ए, मतलब आरपी आ गया सबसे पास वाला जो डिस्टेंस होता है ना प्लैनेट और सन के बीच का, वो होता है ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस ई। अनन्या कुछ कह रहे हो क्या, हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, एपीलियन को देखो, ए ई प्लस ए इज इक्वल टू आर ए,
तो आर ए हो गया ए और ब्रैकेट में 1 प्लस आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। अनम्यूट तो तुम वही अने ने हाँ बोलो यार। अने ने देखो मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ है ना, लेकिन ये मैं पर्सनली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे मतलब तुम लोग जानते हो कि रिकॉर्डिंग करना इज नॉट अलाउड और शेयर करना भी अलाउड। क्या चीज? एक मिनट, क्या कह रहे हो यार जी? नहीं नहीं, करी थी वो बात मैं समझ रहा हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग करने में लेकिन वैसे वो नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। यार देखो मैं भेज दूंगा, लेकिन पहले मैं ना तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग से यार देखो बोला गया है कि आप रिकॉर्डिंग मत भेज, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल साफ बताई तो। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबल हुआ मैं एक बार बात कर लूंगा यार, है ना। मतलब हम लोग से ऊपर से कहा है कि भाई मत भेजो, तो जैसे किसी का जेन्युइन कंसर्न होता है तो भेज ही देते हैं, कोई बात नहीं होती है ना। ठीक है, ठीक है। तो आरपी हो गया ए वन माइनस ई, ये आप लोग याद कर लेंगे, है ना, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। इसके बाद ये तो पहला हो गया, ठीक है। एक दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, द लाइन joining the planet and the sun covers equal areas in equal intervals of time। इसका मतलब ये हुआ, देखो केपलर ने क्या कहा था कि सपोज दिस इज द एलिप्स, दिस इज द सन, और सपोज प्लैनेट ना यहां कहीं है, यहाँ पे, ठीक है। तो प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई। अब अगर मान लो हम लोग कुछ टाइम t1 तक देखें और सपोज ये यहां से यहां पहुंच जाए, तो ये लाइन ये एरिया कवर करेगी, देखो ये ये एरिया, सपोज A1 है उसने कहा, ठीक है। ऐसे ही मान लो अब प्लेनेट घूमते फिरते यहां कहीं आ गया, फिर अपन ने लाइन बना दी और फिर अपन ने टाइम T2 तक देखा। तो प्लेनेट सपोज यहां से यहां पहुंच गया, तो एरिया कवर्ड ये हुआ। मान लो ये वाला एरिया जो हुआ ये हुआ A2, ठीक है। तो केपलर ने ये कहा था देखो कि लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब अगर
ये जो T1 और T2 ये बराबर, तो A1 और A2 भी बराबर होता। अगर जो दोनों टाइम इंटरवल है ना वो बराबर है तो एरिया भी बराबर है। समझ में लॉजिक? ये उसका लॉ था। हालांकि इस लॉ पर लोगों ने फिर मतलब और भी वो किया, ठीक है। पर पहले आप देखिए क्या आपको बेसिक लॉ उसका समझ में आया? बेसिक लॉ क्या है? ठीक है। अब लोगों ने ये सोचा कि भाई मान लो टाइम इंटरवल बराबर नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर दोनों टाइम बराबर नहीं हुए तो दोनों एरिया भी बराबर नहीं होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो लोगों ने पता क्या लॉजिक लगाया, उनने कहा कि यार देखो केपलर ने ये कहा ना बराबर टाइम में एरिया बराबर, तो अगर मान लो प्लेनेट T1 टाइम A1 एरिया कवर करते तो 1 सेकेंड कितना एरिया कवर होगा? कितना कवर होगा बताओ। इसी तरह से दूसरे केस में अगर T2 टाइम जो एरिया कवर्ड है वो A2, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना कवर्ड होगा एरिया, है ना। तो लोगों ने कहा भाई भले ही प्लेनेट बराबर बराबर टाइम के लिए नहीं चला, लेकिन ये जो हमने टाइम इंटरवल निकाला ये तो बराबर निकाल लिया। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में पहले जो एरिया कवर्ड है A1/T, और जो बाद में एरिया कवर्ड है दे मस्ट बी इक्वल, है या नहीं। तो इसलिए ना ये कॉन्सेप्ट आया कि ये एरिया और टाइम का जो रेशियो है ना ये हमेशा सेम होता है। जैसे अगर मान लो किसी और जगह पर यहां पर प्लेनेट था और टाइम T3 में एरिया कवर्ड A3 होता, तो A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 इज इक्वल टू A3/T3, है ना। तो एरिया और टाइम का रेशियो हमेशा सेम आता। सो दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस लिखा जा सकता है, द रेशियो ऑफ एरिया एंड टाइम इंटरवल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो रेशियो होता है ना, जैसे सपोज इन टाइम डेल्टा टी some area delta A is covered, so in 1 second the area which will be covered will be delta A upon delta T। ये जो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T होता है इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, एरियल वेलोसिटी।
एरियल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि क्या ये लिखा जा सकता है अगला स्टेटमेंट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट because aerial velocity is the ratio of area and time. So if the ratio will remain constant, it means that aerial velocity will always remain constant. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, केपलर ने तो सिर्फ एक लॉ देकर छोड़ दिया है ना। ये तो एक्चुअली जैसे कोई भी लॉ है ना, तो उस आदमी ने सिर्फ वो लॉ दिया, फिर अपन लोग उस लॉ के बारे में पढ़ते भाई इस लॉ से और क्या क्या चीजें निकल। जैसे न्यूटन ने भी तो लॉ सिर्फ यही दिया था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। वो तो अपन लोगों ने उससे कहा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। लॉ तो उसने बड़े सिंपल बस दो तीन लाइनें लिखी। अगर सोचो वो डेरिवेशन करते, सब करते, तो फिर वो लॉ थोड़ी होता, वो तो थ्योरम हो जाता ना। लॉ तो वो होता ना जिसको डिराइव कर ही नहीं सकते अपन, है ना। हाँ बोलो। भाई तुम ये बताओ, A1 अपॉन T1 या A2 अपॉन T2 या A3 अपॉन T3, ये वैल्यूज हमेशा सेम आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। अब हमने कहा ये जो एरिया अपॉन टाइम है ना, इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी कह देते हैं। तो ये क्या है, शुरू में एरियल वेलोसिटी, ये क्या है दूसरे केस में एरियल वेलोसिटी, ये क्या है तीसरे केस में एरियल वेलोसिटी, है या नहीं। अरे डेल्टा ए मतलब एरिया ही तो लिखा है ना, इन टाइम डेल्टा टी एरिया कवर्ड इज डेल्टा ए सपोज, है ना। तो इन 1 सेकेंड एरिया विल बी, ठीक है। क्लियर हुआ, बताओ। एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जो केपलर का सेकंड लॉ है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एरियल वेलोसिटी की ना वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ना हो सकता है कि लगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे ये देखो, ये यहाँ पे सन, ये प्लैनेट, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई, है ना। करूं डेरिवेशन, बताऊं करके, देखो करता हूं, ठीक है। वैसे ना डेरिवेशन इसका वैसे सिलेबस में नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला आल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये है आर पोजीशन वेक्टर। अब इस पॉइंट पर भाई टेंजेंट के अलॉन्ग चलेगा ऐसे, है ना। ये जो आर और वी है, इनके बीच का ये एंगल,
अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखना। 180 माइनस थीटा। अब ये है v, तो इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो आएगा v cos 180 माइनस थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा क्या आपको समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब ये जो v cos 180 माइनस थीटा है ये तो एक्चुअली सन की ही तरफ है, सेंटर की तरफ है ना। पर ये जो v sin 180 माइनस थीटा है ये उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर सपोज अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ा सा इधर चले, यहां पहुंचे, तो नया पोजीशन वेक्टर ये बना। बताओ। हम्म, ऐसा ये वैसे ये थोड़ा सा ना r से छोटा होगा, मतलब आपको लग रहा है ना ये पोजीशन वेक्टर r से थोड़ा सा छोटा होगा ना, लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा छोटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसको इसके बराबर कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, ताकि दिक्कत ना हो, आर ही रहे। ठीक है, अच्छा ये वाला है, ये वाला है, ये एंगल सपोज डी थीटा हो गया, डी थीटा। ठीक है, तो अगर आपने सुना हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एंगल कितना है? डी थीटा। आर्क v sin 180 माइनस थीटा यानी v sin थीटा इंटू डी टी। देखो आर्क अपॉन रेडियस, क्या ये पॉइंट समझ में आया? देखो v sin थीटा, क्योंकि v sin 180 माइनस थीटा है ना, दिस इज इक्वल टू इंटू डी टी अपॉन आर। स्क्रीन लैग हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये डी टी आ गया। ठीक है, अब पूरा जो सर्कल होता है, अगर सर्कल की बात करें, सर्कल की, सर्कल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, और वो कितने एंगल का होता है पूरा? 2 पाई एंगल का। तो यूनिट एंगल का कितना एरिया होगा 1 डिग्री का? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पर रेडियन का है ना। अब ये हमारा जो डी थीटा है इसका कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू वी साइन थीटा डी टी अपॉन आर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, देखो वेलोसिटी कितनी है? वी साइन थीटा ये, है ना। अगर मैं इस वेलोसिटी को बहुत छोटे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं dt से, तो क्या ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v sin थीटा इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां से जो एरिया आया ना, एरिया जिसको कि हम डी ए लिख सकते हैं, वो आया
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू वी साइन थीटा डी टी अपॉन आर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो डी ए जो आया वो आया आर वी साइन थीटा डी टी अपॉन 2। अब इस dt को अगर मैं उधर ले जाऊं दूसरी तरफ, तो डी ए अपॉन डी टी, जो कि एरियल वेलोसिटी होती है, ये हो जाएगा वी डोंट नीड टू रिमेंबर द डेरिवेशन बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। और आप देख सकते हैं डेरिवेशन थोड़ा सा कठिन है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कितनी है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, वी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, थीटा क्या है, आर और वी के बीच का एंगल। तो आर वी साइन थीटा अपॉन 2, मतलब ऐसे देखो, फिर से बना रहा हूं डायग्राम। जिन लोगों को डेरिवेशन, ये है सन, ये है प्लैनेट, ये है पोजीशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, और ये एंगल थीटा। तो जो आर वी साइन थीटा अपॉन 2, बोलो कर पाओगे याद? भाई v का वो कंपोनेंट लिया जो r के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का ये वाला। इसको ना ये भी लिख सकते हो, देखो r क्रॉस v अपॉन, क्योंकि आपको याद हो a क्रॉस v क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आप चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं, थोड़ा कठिन। बस यही याद करना है, आर वी साइन थीटा अपॉन 2 या आर क्रॉस वी अपॉन 2। हाँ एक मिनट कर, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, फिर इसके बाद ऊपर कर। एक मिनट, जिन लोगों को डेरिवेशन, जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया वो कर सकते हैं। यस, अच्छा मैंने एक्चुअली पता क्या किया, देखो ये एरिया है ना, ये एक्चुअली पता है मुझे लगता है आप लोग, मैंने ये लिखा इधर, इधर लिखा एंगल, इधर लिखा एरिया। मैंने कहा जो पूरा 2 पाई होता है सर्कल, वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। यूनिट अगर एंगल होगा तो कितना होगा,
ये होगा। तो जो डी थीटा है वो कितना होगा, ये होगा ना। हाँ है बिल्कुल। सर मुझे ये तो समझ आ गया था कि हमने एरिया में क्या लगाया है। एरिया में, एरिया में तो बस ये वैल्यू ही तो लिखी है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी। स्क्रीन लैग कर रही है, सबको लैग कर रही है क्या? अब चेक करो, अब चेक करो, अब भी लैग कर रही। अनशेयर करके शेयर करूं? यार लैग करना तो बड़ा गड़बड़ है। अब देखो, देखो जरा, अब आई। हाँ कर रहा हूँ। ओहो यार हद हो गई। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि द डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस, तो मतलब कर लें आप कॉपी, पर मुझे लगता नहीं कोई कॉपी करने का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, पर ठीक है चलिए कर सकते हैं, आप कर चाहें। हाँ भाई, और कोई कॉपी करने को बचा है या फिर सिर्फ ये याद करें, दिस इज वेरी कि इफ एंगल बिटवीन आर एंड वी इज थीटा, सो डी अपॉन डी टी इज आर वी साइन थीटा अपॉन 2, या फिर आर क्रॉस वी अपॉन 2। ठीक है, नो डाउट, बोलो। एक और चीज देखोगे, एक चीज और देखना, देखो हम्म, देखो मैं लिखता हूं इफ द mass of the planet is m। ठीक है, इफ द मास ऑफ द प्लेनेट इज m सपोज, तो हम लोग यहां लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखो आर क्रॉस वी अपॉन 2 लिखा है, अगर मैं m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि m r क्रॉस v क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम है ना, यानी कि ये जो डी ए अपॉन डी टी है, वी कैन राइट दिस L अपॉन 2m। ये लिख सकते हैं L अपॉन 2m। तो वन फॉर्मूला इज दिस, और एरियल वेलोसिटी अनदर फॉर्मूला इज दिस। सेकंड फॉर्मूला तो थोड़ा सा आसान लगा होगा। नाउ एज वी नो दैट एरियल वेलोसिटी
remains constant. अच्छा, मास भी कांस्टेंट, मास, तो इसका मतलब कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है इसको भी कांस्टेंट ही तो होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है ना? तो इसको भी लोग केपलर का सेकंड लॉ कहते थे। जैसे एक तो वो था कि लाइन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, एक लोगों ने ये कह दिया कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। समझे लॉजिक? ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, बस क्या क्या पूछते रहते। जैसे अब देखो, उन्हें ये पता है कि एरियल वेलोसिटी ये आर वी साइन थीटा बाई 2 है ना, आर वी साइन थीटा बाई 2। अब जब ये प्लेनेट ऐसे जा, ये है सन, तो याद है बीच में ये एक बार पेरीहीलियन से निकलता, एक बार एपहीलियन से। ये है पेरीहीलियन वाला पॉइंट। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर पी कहलाता है आर पी। और जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये जो है ये कहलाता है वीपी, वेलोसिटी एट द पेरीहीलियन। क्या कहते हो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है ना। तो एरियल वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूं आरपी वीपी साइन 90 बाई 2। ठीक है ना? यही जब घूमता हुआ यहां पहुंचा तो ये जो डिस्टेंस है ये आर ए हो गया ना, एपहीलियन वाला डिस्टेंस। और ये वी ए हो गया। तो जब वो एपहीलियन पे है तब डी ए अपॉन डी टी कितना हुआ? आर ए वी ए इंटू साइन 90 अगेन अपॉन 2। तो डी ए अपॉन डी टी तो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आर पी वीपी अपॉन 2 will be equal to आर ए वी ए अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल। अब आरपी को हम लोग जानते हैं, आरपी को, आरपी इज ए 1 माइनस इंटू बीपी। आर ए को हम जानते हैं ए और ए कैंसिल। तो देखो वेलोसिटी एट पेरीहीलियन अपॉन वेलोसिटी एट एपहीलियन ये आ गया
1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? देखो ये भी सवाल पूछ रहे थे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट पेरिहीलियम एंड द वेलोसिटी एट एप्हीलियम। ठीक है, दिस मच क्लियर? ठीक है ना? और क्या पूछ सकते हैं? देखो कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पेरिहीलियम अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट एप्हीलियम। बता सकते हो? हाफ एम वी स्क्वायर होता ना, तो सिंपल इसके स्क्वायर पे डिपेंड करने लगा। ये हो गया। ठीक है ना? कोई डाउट? आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप ये देखिए कि जब प्लेनेट यहां पर है ना इस जगह पर, तो उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। जब वो ऐसे जाता है तो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम होता जाता है, यहां सबसे कम हो जाता है, फिर बढ़ता जाता है ना? तो क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ना सन के पास आ रहा है तो आर कम होता जाता है लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाती है। मतलब कि यहां मैं लिख देता हूं, एज द डिस्टेंस ऑफ द planet from the sun decreases, its velocity increases। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? एक्चुअली जो जो पॉइंट्स हम लोग निकाल पा रहे हैं, है ना, बोलते जाओ भाई, यस नो करते जाओ। कैसे पता चला? क्योंकि तुम ये देखो, बिल्कुल अभी बताओ, देखो क्या लिखा है, आर वी साइन थीटा बाई टू यानी आर क्रॉस वी बाई टू। अब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? प्रोडक्ट, तो एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है ना? अच्छा एक और चीज, क्या लिखा था अपन ने, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। आपको याद है एक बार मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कब ऐसा होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क जीरो। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन द torque
सही है। क्लियर हुआ? बोलो। टॉर्क जीरो, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना। बस एक इसके बाद लास्ट और है लॉ, थर्ड लॉ। ये थोड़ा आसान है, सबसे जो प्रॉब्लम वाला होता है ना वो सेकंड लॉ ही होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी होते हैं। इसके बाद अगला है द स्क्वायर ऑफ द revolution square of the time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse. Square of the time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse. फिर स्क्रीन लैग करने लगी। यार पता है आपको 100 Mbps की स्पीड है, रुको मैं आप लोगों को स्पीड दिखाता हूँ। ये देखो अब इसमें यार मेरी तरफ से तो लैग होने का चांस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल चांस है या नहीं आप खुद ही बताइए। है ना? हाँ, तो दिख रही स्क्रीन, दिख रही है आपको? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। इसका मतलब ये है कि जैसे ये क्यूब वो है, देखो एलिप्स, ये सन है। अब इसका जो जैसे ये सेंटर है, ये ए, ये वो हो गया सेमी मेजर एक्सिस, है ना, लिखा है ना सेमी मेजर एक्सिस। तो वो ये कहते हैं कि मान लो यहां से इस पॉइंट से प्लैनेट चलता है और ऐसे जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में उसको सपोज टाइम लगा टी, तो जो टी स्क्वायर है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी पावर 3। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर, ये उसका लॉ है। अब इसमें जैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हम लोग अगर हटा दें तो इट इज के ए टू द पावर 3, ये होगा के सम कांस्टेंट। ठीक है ना। अब ये जो के है ना, के इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको लिखवा देता हूं। वैसे वैल्यू की अभी इस तरफ यहां पे जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं। इट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एंड एमएस। एमएस इज हियर mass of the sun and g is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया। बहुत ही आसान लो है सिर्फ ये। एक मिनट, ठीक है, हो गया ये वाला। ओके, ठीक है। अब इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें पैकेज में दिया हुआ है, लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर half of its present value, then how many number of days will be there in a year? अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर जो अभी डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस होता तो एक ईयर में कितने डेज होते। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो हम जानते हैं ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के
a टू द पावर 3, है ना। तो अभी तो 365 डेज, इट इज इक्वल टू k, और a कितना है यार, अभी सपोज r है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, अगर हाफ होता तो कितने होते, सपोज नंबर ऑफ डेज t हो जाते, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r/2 की पावर 3, तो ये आता k और k कैंसिल, तो r और r/2 तो 2, ये बन गया। ये आ गया ना, तो t कितना आ गया, ये आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना कैलकुलेटर के करूंगा ना, तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। तो ये कितना जाएगा यार, 4 3 ज़ा 12, 2 आ गया, 4 5 ज़ा 20, और आ गया 4 3 ज़ा 12, है ना, 0.35, तो कितना आएगा 365 और 353, ये बड़ा लेंदी हो गया। 3 5 ज़ा 15, 19, 3 ज़ा 9 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 32, 5 3 ज़ा 15 16 17 18 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 19 10, 8, सही कह रहा हूँ, 128 या 129 डेज के आसपास आ गया। हुआ क्लियर, बताओ। ठीक है ना, ओके। हाँ, एक मिनट। ठीक है, एक और करें। द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ is taken as t, and distance from sun as r. What will be the distance of a certain planet from sun whose
time period is 64 times that of Earth. एक मिनट कर लेते हैं, देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर टू द पावर 3, ये होगा ना। तो अब टाइम पीरियड 64 टाइम्स 64 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश की पावर 3, है ना। तो ये 1/64 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट कर लेते हैं, ओहो ये होगा, अब इससे r अपॉन आर डैश क्या होगा, ये होगा 1/64 इंटू 64 होल की पावर 1/3, है ना, क्योंकि स्क्वायर था ना। तो r अपॉन आर डैश 1/64 के बाद 1/3 4 और दूसरा भी 4, तो r डैश कितना होगा 16r होगा। ठीक है, बोलो आया समझ में। आप लोगों ने पहले ही कर लिया था ना। चलो तो मेरे ख्याल में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल द लॉज आर क्लियर टू यू। ओके, तो अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेरे ख्याल में लगभग सबको ही पता है ना, कि अगर सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो r, ठीक है, तो न्यूटन के हिसाब से क्या होना था, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, जैसे पहला मास है इस पे दूसरा मास इस तरीके से ऐसे अट्रैक्ट करेगा और दूसरे पर पहला ऐसे। तो ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, है ना। दूसरा जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, मतलब पहले तो चलो कंबाइन कर दें, ये हो जाएगा, है ना, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो आ जाता है तो ऑल ऑफ अस नो दिस फॉर्मूला फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। यहां पर G इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू न्यूटन
मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। आया समझ में? बोलो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, पहले ये ना इसमें दे रखे हैं एक्चुअली ट्राई और सेल। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन टू द gravitational force between two bodies if they are brought closer by half of their initial separation। बिल्कुल। अब जैसे देखो दो बॉडीज है, मान लो वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, मास उनका m1 और m2 है, तो F हो जाएगा है ना। अब बिल्कुल सही बात है। अब जैसे सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, तो जो नई फोर्स हुई F डैश वो हुई G। तो G m1 m2 upon r square F हो गया। तो we can write that F dash is equal to 4। I think this is very easy है ना। एक और करते हैं। If the distance between Earth and the Sun is increased by 2%, then find the percentage change in the gravitational force between them। सही। अब देखो जैसे ये सवाल हो ना, इसमें क्या है, दो चीजें होती है। ये जो परसेंटेज में जो इंक्रीज हुई ना या डिक्रीज हुई जो भी, एक तो हो सकता है कि ये ज्यादा हो, जैसे 20% 30%। ठीक है। एक है कि मान लो 2% 3% है ना। अगर कम इंक्रीज हो ना, कम इंक्रीज लेस देन लाइक 5% 6%, so we can apply the logic of
error analysis. Here we can apply the logic of error analysis. ठीक है, तो जैसे f जो है ना, ये है, तो हम देख सकते हैं कि f, तो ये तो बात कंफर्म है कि अगर r बढ़ेगा तो f कम होगा, है या नहीं, है ना? तो ये लिख सकते हैं, देखो डेल्टा f अपॉन f इज इक्वल टू -2 डेल्टा r अपॉन r। ये माइनस जो मैंने लगाया है ना, ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि अपने को ये पता रहे कि अगर r बढ़ेगा तो f कम होगा। अगर एरर ही का लॉजिक होता, एग्जैक्टली एरर होता, तो अपन ये बात जानते थे कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वो हमेशा प्लस होते हैं। पर ये कोई एरर तो नहीं, इन्होंने तो कहा भाई ये बढ़ गया। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो चीज है, ये चीज 2%, तो इसका मतलब फोर्स में कितना परसेंटेज हुआ, -2 इंटू 2%, यानी कि -4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4% कम हो गया, है ना, 4% कम हो गया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, बताओ। ठीक है, सर हाँ बोलो। नहीं, बस माइनस लगाने से ये हो जाएगा ना कि 4% डिक्रीज, बस और कुछ नहीं, क्योंकि फिर ये एरर वाला लॉजिक थोड़ी लगा पाओगे कि डेल ये वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, होता था ना एरर इन एक्सपोनेंट, वो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो सही है, पर बात यह है कि जब 20% हो ना, तो वो 40% से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब फिर 40% नहीं होता लॉजिक। अब जैसे 2% इंक्रीज हो तो वो 4% डिक्रीज हो जाएगा, ये तो सही है। ये कहने से आपका मतलब आप तो अप्रोक्सीमेट लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन ये सही है। लेकिन अगर कोई कहे ना 10%, 12%, 20%, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि 20% कम हो, और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ज्यादातर लोग ना 6% के लिए करते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ये वाला देखो, ठीक है, ये 3 मासेस है, एक एम, ये भी एम, और ये भी एम। ठीक है, और हमसे उन्होंने पूछा है कि बताइए जो ये वाला मास है, तो दिस ए, बी एंड दिस इज सी, ऑल दीज डिस्टेंसेज आर आर। और हमसे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन,
Find the net force acting on the particle at B. Sir, root 3 GM square by R square. क्या? The root 3 GM square by R square. हाँ, ऐसे ही आता है शायद आंसर। जैसे ये m है, तो इस m पर ये वाला m, b पर a, ऐसी फोर्स लगाएगा ये देखो। Suppose this is f. So this f will be m into m square upon r square, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो m है, ये दूसरा f, और इनके बीच का जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, तो f नेट आ गया। याद है एक फॉर्मूला था 2f cos थीटा बाई 2। हाँ, तो f नेट आ गया 2f cos 30, यानी कि 2f कितना है और cos 30 कितना, तो ये आ गया √3 GM स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देखो ये हुआ क्लियर, √3 GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और एक कर लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ ये वाला, ये अगर दो वेक्टर्स हो ना जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट ये आता था। ओके, Oh, yes, sir. Thank you. ओके। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ, इसको ट्राई आप कर सकते हैं। यहाँ पर ना
ये हर साइड ए के बराबर है। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर एक मास रखा है m1, ठीक है। तो वो पूछते हैं क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m1। जीरो, बिल्कुल इसका आंसर जीरो आएगा, है ना। हाँ, सिमेट्रिकल है एक्चुअली। देखो क्या होगा, जैसे m1 है तो ये m उसे अपनी तरफ खींचेगा किसी फोर्स F से। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ना, ये वाला, देखो a और a मिला के ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये पूरा, ये होगा a√2। तो ये उसका आधा, यानी ये होगा a/√2। तो ये F फोर्स मैं आपको बता देता हूँ कितनी होगी, ये होगी G m1 a/√2 स्क्वायर, यानी a² और /√2। ये फोर्स है, इस फोर्स से जो m है वो m1 को खींचेगा। ऐसे ही ये वाला m इधर खींच लेगा, ये वाला m इधर खींच लेगा, और ये वाला m इधर खींच लेगा। देखो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ना। तो इसलिए नेट फोर्स कितनी, जीरो। हुआ क्लियर, बता। ये फॉर्मूला लगाया, इसमें r कौन सा डिस्टेंस होगा, देखो इसके और इसके बीच का, है ना। तो पूरा डिस्टेंस चूंकि a√2 है, तो आधा कितना होगा, a√2 डिवाइड बाई 2, यानी a/√2 होगा। आ गया, समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, ठीक है। फिर ये तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है ना। तो एक काम करेंगे ना, अब अगली क्लास में लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ही करेंगे, फिर उसके बाद एक टॉपिक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वाला जो चैप्टर है ना, इट विल गेट कंप्लीटेड इन अराउंड 4 क्लासेस, मतलब आज की क्लास मिला के। तो मुझे लगता है 3 क्लासेस में और हो जाएगा, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। ओके 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 ओके, बाय बाय बाय। ओके।